दोस्तों, इस वक्त दुनिया में सुपर पावर को लेकर परिभाषा बदलती दिख रही है। कभी दुनिया की नजरों में अमेरिका, रूस और चीन ऐसे देश थे जो अपने आप को शक्तिशाली होने का दावा करते थे क्योंकि इनके पास पैसा, सेना की ताकत है। लेकिन लगता है कि उनके हाथ से ये कुर्सी जाती दिखाई दे रही है क्योंकि इस वक्त सुपर पावर की परिभाषा बदल रही है और इसे बदलने का काम कर रहा है भारत। जी हाँ दोस्तों, वैसे भारत पहले भी ऐसा कर चुका है। जब साल 1961 में दुनिया का महाशक्तियों को छोड़कर खुद की अलग से लीडरशिप चुनी थी, तब पूरी दुनिया दो खेमों में बंट गई थी। लेकिन भारत ने किसी गुट में रहने के बजाय गुट निरपेक्ष नीति को चुनना सही समझा। तभी भारत ने पूरी दुनिया में मैसेज दे दिया था, सुपर पावर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई देश आर्थिक या सैन्य रूप से सक्षम हो। और अब वही इतिहास फिर से दोहराने जा रहा है। लेकिन इस बार उसने पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जरिया बनाया है, जो किसी महाशक्ति के गुट को चुनने के बजाय विश्व के देशों के लिए अलग रास्ता तय किया है। दोस्तों, जब से भारत ने साल 2022 में G20 की अध्यक्षता की है, तब से उसे दुनिया के भविष्य का नायक के रूप में देखा जाने लगा है। इसके साथ ही उसकी पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ती ताकत उसे सुपर पावर बनने की ओर आगे बढ़ाती जा रही है। तो चलिए आज के वीडियो में जानेंगे कि कैसे भारत दुनिया में एक नए महानायक के रूप में उभर रहा है, कैसे वो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और G20 की अध्यक्षता के जरिए अपनी डोमिनेंस को बढ़ा रहा है, कैसे वो दुनिया के बाकी देशों को साथ लेकर सुपर पावर हासिल कर रहा है। तो इन सब सवालों को जानने के लिए हमारे साथ इसके अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज की 21वीं सदी इंटरनेट युग की है। इसके बिना आज हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती है। आज पब्लिक सर्विस डिलीवरी से लेकर डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी, सब कुछ इस इंटरनेट के आसपास घूम रहा है। आज दुनिया की टॉप कंपनी अमेज़न, ट्विटर, मेटा, गूगल जैसी कंपनियां भी एग्जाइंसी हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो इस सदी में साइबर टेक्नोलॉजी को और यूजर डेटा को कंट्रोल करेगा, उसकी मुट्ठी में पूरी दुनिया होगी। वहीं विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि साइबर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में आम जनता के साथ बड़े बड़े देशों के बीच एक डिजिटल डिस्टेंस क्रिएट होता जा रहा है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो और आगे जा रही हैं, वहीं जो देश पीछे हैं वो पिछड़ते जा रहे हैं। इस पर वैसे तो सब बातें कर रहे हैं, लेकिन इस पर काम कोई नहीं कर रहा है। लेकिन अब इस मामले में भारत आगे आया है। भारत ने पिछले कुछ सालों में पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में बहुत सक्सेस हासिल की है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण बना है आधार। मोबाइल को बैंक से लिंक करने वाली जेम ट्रिनिटी और डिजिटल डॉक्यूमेंट को स्टोर करने वाली और सर्टिफाइड करने वाली डिजी लॉकर। इसके साथ ही मल्टीपल पेमेंट सेटलमेंट करने वाली भारत बिल पे या फिर फाइनेंस सेक्टर में क्रांति लाने वाला यूपीआई, इन सभी ने पूरे विश्व के सामने भारत का पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का लोहा मनवा दिया है। ये सब इसलिए सफल हो सका है क्योंकि यहाँ की सरकार और प्राइवेट कंपनी के बीच जो तालमेल था वो बहुत परफेक्ट था। वैसे तो जैम या यूपीआई जैसी फैसिलिटी दूसरे देशों में पहले से ही थी, लेकिन यहाँ भारत ने इसे पब्लिक सेक्टर के माध्यम से रेगुलेटरी गाइडलाइन के जरिए प्राइवेट सेक्टर के लिए इनोवेशन और मार्केट के लिए जो अपॉर्चुनिटी खोली है, वैसा उन देशों में नहीं हुआ था। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि भारत के पब्लिक डिजिटल सोर्स ओपन थे। वहीं दूसरी तरफ ये किसी एक कंपनी के अंडर में नहीं आने दिया। इन्होंने अपने लो कॉस्ट और कंस्ट बेस्ड डेटा शेयरिंग पर बेस्ड प्रोटोकॉल के चलते डिजिटल डिवाइस को कम करने और इंक्यूविजिटी को बढ़ाने का काम किया है, जिसका बेस्ट रिजल्ट हमें साल 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री जन धन योजना में देखने को मिला। जब ये स्कीम शुरू हुई तब इसमें मात्र 15% महिलाएं अकाउंट धारी थी। वहीं अब ये संख्या बढ़कर 460 मिलियन हो गई है, जिसमें ग्रामीण इलाकों में 56% और सेमी अर्बन एरिया में 67% हो गई है। वहीं इन अकाउंट में सेविंग भी बढ़ती जा रही है। इस बदलाव के पीछे भारत के पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही देन है। इसे लेकर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने यह कहा है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत ने जो 10 सालों में हासिल किया है, उससे हासिल करने में किसी देश को 50 साल लग जाते हैं। इतना ही नहीं, भारत के यूपीआई दुनिया के बाकी देशों में डिजिटल ट्रांजैक्शन के मुकाबले ज्यादा सक्सेस रहा है और एडवांस भी है। इसके अलावा भारत ने कोरोना के दौरान कोविन की सफलता को देखते हुए इसे ओपन सोर्स बनाकर दुनिया के लिए खोल दिया है। वहीं जुलाई 2021 में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव भी ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें 140 से ज्यादा देशों के रिप्रेजेंटेटिव ने शिरकत की थी। इसके साथ ही भारत ई कॉमर्स सेक्टर की इंट्रोपरेबिलिटी बढ़ाकर डेमोक्रेटाइज करने का भी काम कर रहा है, जिसके लिए ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से वो लघु और मध्यम व्यापारियों के लिए अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करा रहा है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भारत का ये सेक्टर भी बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। दोस्तों, ये साफ कहा जा रहा है कि अगर आने वाले समय डिजिटल क्रांति का है तो भारत उसका नायक होगा।
क्योंकि जहां भारत जैसे देश की जनता इन पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी आसानी और कम बजट में अफोर्ड कर सकती है, तो बाकी दुनिया के इसे अपनाने में ज्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं होगी। यही वजह है कि जब भारत में यूपीआई सफल हुआ तो इसकी सफलता को देखते हुए दुनिया के करीब 30 देशों में इसे शुरू करने की चर्चा की जा रही है, जिसमें फ्रांस, यूएई और सिंगापुर ने इसे अपना लिया है। वहीं नेपाल, चीन और जापान से इसे लेकर बातचीत की जा रही है। इन सभी बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत जैसे जैसे डिजिटल बैरियर्स को तोड़ता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया डिजिटल डेमोक्रेसी और इनक्विजिटी की तरफ बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आज अगर ग्लोबल तौर पर बात करें तो करीब 4 बिलियन लोगों की डिजिटल आइडेंटिटी नहीं है। वहीं 1.5 बिलियन लोग अनबैंक्ड हैं और तो और दुनिया के 133 देश तो ऐसे हैं जहां डिजिटल पेमेंट है ही नहीं। वहीं भारत की बात करें तो वो इन सबसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि भारत ही वो देश है जो वो इन देशों को गाइड कर सकता है। इसके साथ ही भारत के पास अब मौका है वो अपने इन बेस्ट, वेल टेस्टेड और इनोवेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म के पैकेज को प्रोवाइड करके दुनिया के इस डिजिटल डिवाइड को खत्म कर सकता है, जिसके जरिए वो अपने सुपर पावर बनने के सपने को पूरा कर सकता है। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, जिसके बाद भारत को लेकर दुनिया में अलग ही रुख देखने को मिल रहा है। इसकी अध्यक्षता ग्रहण करने से भारत को बहुत से फायदे मिलने वाले हैं। दोस्तों, जैसे ही भारत ने वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम के साथ G20 की अध्यक्षता संभाली, उससे साफ हो गया कि भारत आखिर चाहता क्या है। दोस्तों, इस मंच का सबसे बड़ा मकसद आर्थिक सहयोग है। आपको बता दें कि समूह में शामिल देशों की कुल जीडीपी दुनिया भर के देशों की 80% है। ये समूह साथ में आर्थिक ढांचे पर तो काम करते ही हैं, साथ ही आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर भी बातचीत करते हैं। इसके केंद्र में आर्थिक स्थिति को कैसे स्थिर और बरकरार रखें, इस पर चर्चा भी की जाती है। इसके साथ ही इस मंच पर विश्व के बदलते हुए परिदृश्य को भी ध्यान में रखते हैं और इससे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। वहीं इसकी अध्यक्षता भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत के भविष्य में अचीवमेंट को लेकर बहुत बेहतर साधन बन गया है। इसके जरिए वो अपने यहाँ विदेशी निवेशकों और टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए एस्टेब्लिश कर पाएगा। इसके साथ ही वो विकसित देशों के मुकाबले अपने एडवांस और इंक्लूसिव डिजिटल रिवॉल्यूशन को पूरी दुनिया के सामने रख सकता है। वो ये बता सकता है कि कैसे वो एक वर्ल्ड लीडर की तरह डिजिटल रिवॉल्यूशन के सूत्र में पूरी दुनिया को बांधने का काम कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि G20 की अध्यक्षता साल 2021 से लेकर 2025 तक 4 सदर्न डेमोक्रेसी यानी इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच ही रहनी है, जिसके जरिए देश भी डेवलपिंग वर्ल्ड के इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए एक कंबाइंड ग्लोबल साउथ लीडरशिप स्टैब्लिश करने का सुनहरा मौका रख सकते हैं। वहीं भारत के नजरिए से देखें तो हर बार की तरह इस बार भी कमजोर देशों को सपोर्ट करने आगे आएगा भारत। जिन बड़े एजेंडों पर ध्यान देने का इरादा रखता है, उनमें से एक क्लाइमेट फाइनेंसिंग है। ये एक ऐसा विवादास्पद मुद्दा है जिस पर कई प्रयासों के बावजूद कोई समझौता नहीं हो सका है। दोस्तों, जिस तरह से भारत पूरी दुनिया पर अपना असर छोड़ रहा है, उससे साफ हो रहा है कि वो डोमिनेट सुपर पावर बनने के बजाय वर्ल्ड लीडिंग सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है, जिसमें भारत अपने वेदों से प्रेरणा लेते हुए वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलकर पूरी दुनिया के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल बन रहा है कि एक सुपर पावर को कैसा होना चाहिए, उसे कैसे काम करना चाहिए। भारत का मकसद है कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहता है, न कि हुक्म चलाकर खुद अकेले आगे बढ़ना चाहता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।